आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लघु शोध के प्रारूप को यानी रिसर्च प्रपोजल को। ठीक है, यानी स्मॉल रिसर्च प्रपोजल के बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी अगर आप बीए एमए में होंगे तो आपको पता होगा कि आपका जो है लघु शोध का कार्य लगा होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है विद्यार्थियों को अभी भी समझ में नहीं आ रही थी लघु शोध के प्रारूप में, तो उन्हीं बिंदुओं पे हम एक एक चर्चा करेंगे कि उन लघु शोध के जो प्रारूप हैं उनके एक एक बिंदुओं में क्या क्या लिखना है। प्रारूप के जितने भी प्रारूप हैं उन प्रारूपों में क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो एक एक चीज़ें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों को बहुत सारे असमंजस में थे क्योंकि इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इन सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा होगी। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन अगर आप बीए एमए में होंगे और लघु शोध का कार्य आपको करना होगा तो आपको पता ही होगा कि इन सारे बिंदुओं को जानना आवश्यक हो जाता है। तो एक एक करके हम उन सारे बिंदुओं को देखेंगे। अगर देखेंगे, ध्यान देंगे, अगर लघु शोध को किस प्रकार बनाना है, फाइल किस प्रकार तैयार होगी रिसर्च वाला, तो हमने उसके संबंधित पहले बहुत सारे वीडियो को अपलोड करके रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय को आगे न बढ़ाते हुए, ठीक है, अब जल्दी से हम अपने रिसर्च प्रपोजल के बारे में चर्चा करते हैं एक एक बिंदुओं पे। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि ये जो वीडियो है वो बीए और एमए के लिए है। ध्यान देंगे, आपका बीए एमए में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर खास करके एमए में होंगे तो आपका कोई भी विषय से आप एमए कर रहे हो, चाहे हिंदी हो, गृह विज्ञान हो, चाहे जो भी आपका है, अगर उसमें अगर लघु शोध का कार्य लगा होगा तो ध्यान देंगे ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदी के लिए है, लेकिन प्रारूप में क्या लिखना है उन सारे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ध्यान देंगे कि जो लघु शोध के जो प्रारूप होते हैं वो जो है निम्नलिखित 8 बिंदुओं पे ही प्रारूप जो तैयार किए जाते हैं। लघु शोध का जो प्रारूप होता है वो 8 बिंदुओं पे तैयार होता है। पहला कौन सा? प्रस्तावना। दूसरा परिकल्पना। तीसरा शोध साहित्य समीक्षा। चौथा जो है शोध प्रविधि। पाँचवा जो है शोध के उद्देश्य। छठवां जो है विषय सूची। सातवां निष्कर्ष और आठवां संदर्भ ग्रंथ। ठीक है, ये 8 बिंदुओं पे जो है लघु शोध के प्रारूप को तैयार किया जाता है। तो हमने इन्हीं 8 बिंदुओं पे हमने चर्चा करना है। ध्यान देंगे कि हम लघु शोध कार्य करते समय हमें निम्नलिखित शोध के प्रारूप पे प्रकाश डाल सकते हैं, जो 8 हमने अभी देखा है। ठीक है, तो एक एक करके जो है हमें, जैसे हमने बताया आपको, एक एक करके, जैसे मान लीजिए प्रस्तावना हो गया, परिकल्पना हो गया, शोध साहित्य समीक्षा हो गई, शोध प्रविधि हो गई, शोध के उद्देश्य हो गए, विषय सूची, निष्कर्ष और लास्ट में हम संदर्भ ग्रंथ सूची देते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम, चलिए अब देखते हैं एक एक चीज़ें जो है, 8 जो है लघु शोध के प्रारूप है उनको देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे कि जो पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना सिर्फ लघु शोध के कार्य में ही नहीं लिखना होता है। आपको पता होगा कि जब भी अगर एमए में हैं, अगर आप पीजी कर रहे होंगे किसी विषय से, तो जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिखते होंगे, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप देते होंगे, तो आपको पता होगा प्रस्तावना या भूमिका लिखते हैं। ये वही प्रस्तावना या भूमिका है जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो वही प्रस्तावना आपको जो है लघु शोध के कार्य में भी लिखना होता है, क्योंकि अगर आपने एमए की कॉपी लिखे होंगे हैं, तो आपको पता होगा, लिखित परीक्षा दिए होंगे, तो प्रस्तावना या भूमिका लिखा जाता होगा। तो उसी वही प्रस्तावना भूमिका है, कोई अलग नहीं है, वही है। तो ध्यान देंगे प्रस्तावना क्या है। देखिए, प्रस्तावना का मतलब होता है आरंभ या प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्तावना वस्तुतः किसी लेख, पुस्तक का आरंभिक भाग होता है। क्या होता है प्रस्तावना? किसी पुस्तक का लेख या आरंभिक भाग, यानी पहले का मतलब फर्स्ट उसका भाग होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें उस रचना के बारे में एक संक्षिप्त पूर्व परिचय दिया जाता है, या जिसमें क्या दिया जाता है, उस रचना के बारे में एक संक्षिप्त पूर्व परिचय दिया जाता है। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो प्रस्तावना एक परिचयात्मक पाठ है जो किसी पुस्तक या लेख के मुख्य पाठ से पहले आता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विषय के बारे में क्या कर रहा है, विषय के बारे में सब कुछ परिभाषित करता हो प्रस्तावना कहलाता है। कितनी साधारण सी बात है। देखिए, हम कहना है ना, हमने इस वीडियो में बहुत ही साधारण तरीके से बात करेंगे, क्योंकि अगर लघु शोध का कार्य कर रहे हो तो प्रस्तावना किस प्रकार लिखा जाता है, विद्यार्थियों को बहुत सारे भ्रम में। तो प्रस्तावना क्या है? सीधी सीधी बात यह है कि प्रस्तावना क्या है भाई? प्रस्तावना सीधी सीधी बात यह है कि किसी वस्तु, किसी भी लेख या पुस्तक का आरंभिक भाग है, जिसमें उस रचना के बारे में एक संक्षिप्त पूर्व परिचय दिया जाता है। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो क्या है, प्रस्तावना एक परिचयात्मक क्या है, पाठ है, जिसमें किसी पुस्तक के लेख या पुस्तक या लेख का मुख्य पाठ से पहले आता है। और दूसरी शब्दों में कहा जाए साधारण भाषा में तो क्या है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विषय के बारे में, यानी जो विषय के बारे में सब कुछ परिभाषित करता हो प्रस्तावना कहलाता है। साधारण भाषा में हमने बात किया प्रस्तावना क्या होगी, समझ में आ गया होगा आपको कि प्रस्तावना आखिर में, प्रस्तावना हमें लिखना क्या है। जो भी आपका शोध शीर्षक है, आपका शोध रिसर्च का टाइटल है, जो टॉपिक है, उससे संबंधित आपको जो है उसके बारे में क्या होना, लिखना पड़ता है, आरंभिक भाग लिखना होता है। उस रचना के बारे में एक संक्षिप्त आप परिचय देंगे। ठीक है, जो भी आपका रिसर्च टॉपिक होगा। दूसरा चलते हैं हम, तो परिकल्पना।
बात बात होती है भाई क्या है, रिसर्च में परिकल्पना भी लिखना होता है। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि परिकल्पना को आपको एकदम जड़ में जाना पड़ेगा समझने के लिए। परिकल्पना आखिर वास्तव में होता क्या है, तो इसको जड़ में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि परिकल्पना जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक परि और दूसरा कल्पना। ध्यान देंगे कौन कौन शब्द मिल बना है, परि और प्लस जो है कल्पना, दो शब्दों से मिलकर बना है। जहाँ परि का अर्थ होता है चारों ओर, परि का अर्थ क्या होता है, जहाँ परि का अर्थ है चारों ओर, और जो है और कल्पना मतलब क्या होता है, कल्पना का अर्थ होता है विचार या चिंतन करना। क्लियर हो गया, कल्पना का अर्थ क्या है, विचार या चिंतन करना। इस प्रकार परिकल्पना का अर्थ होता है चारों ओर चिंतन करना। समझ में आ गया कि परिकल्पना क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और कल्पना, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है। और कल्पना का अर्थ होता है क्या है, चिंतन या विचार करना, ठीक है। इस प्रकार जो है परिकल्पना का अर्थ हो जाता है चारों ओर चिंतन करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिकल्पना जो है क्या है, परिकल्पना शोध का महत्वपूर्ण भाग है। इसका संबंध चिंतन प्रक्रिया के अंतर्गत है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं परिकल्पना को, कि परिकल्पना क्या है भाई, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिकल्पना जो है शोध का महत्वपूर्ण भाग है, यानी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका संबंध चिंतन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया भाई। अब आप लोगों को, आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा परिकल्पना है क्या। तो क्योंकि वास्तव में बात की जाए परिकल्पना को, तो जब परिकल्पना को आप दो भागों में, जब संधि विच्छेद करते हैं, दो भागों में तोड़ेंगे आप, तो एक में पाएंगे आप परिकल्पना को प्राप्त करते हैं और दूसरे में कल्पना को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो एक की ओर आप परि को पार कर रहे हैं। परि का मतलब होता है क्या हो, चारों ओर, ठीक है। परि मतलब चारों ओर, और कल्पना मतलब होता है क्या करना, विचार करना, चिंतन करना। इस प्रकार जो है परिकल्पना क्या हो जाएगा, चारों ओर चिंतन करना, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम कि परिकल्पना शोध का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका संबंध जो है क्या होता है, चिंतन प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। और समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, आपको परिकल्पना का निर्माण करना होता है, उसमें चिंतन, ठीक है। एक परिकल्पना का निर्माण करेंगे कि भाई उसमें क्या क्या चिंतन आपको करना है, जो भी आपका शोध कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा परिकल्पना। अब जैसे मान लीजिए परिकल्पना में कुछ बच्चे पूछेंगे परिकल्पना लिखना क्या है, परिकल्पना में लिखा क्या जाता है। तो ध्यान देंगे, मान लीजिए आपका एक कोई शोध शीर्षक मान लीजिए तुलसीदास की भक्ति भावना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो शोध शीर्षक है तुलसीदास की भक्ति भावना है, तो परिकल्पना लिखने में क्या करेंगे, लिख देंगे कि प्रस्तुत लघु शोध में निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर विचार किया गया या प्रकाश डाला गया है। जैसे मान लीजिए तुलसीदास की भक्ति भावना, हमने कहा कि तुलसीदास की भक्ति भावना आपका शोध शीर्षक है, टाइटल है आपका। तो ध्यान देंगे उसमें कम से कम 7-8 पॉइंट या 10 पॉइंट तक लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि तुलसीदास की भक्ति पद्धति से हमारे वर्तमान समाज में क्या प्रभाव पड़ा। फिर दूसरा लिख सकते हैं कि तुलसीदास के भक्ति से हमारे देश में क्या परिवर्तन हुए। ठीक, अगला लिख सकते हैं कि तुलसीदास के राम भक्ति के रूप में क्यों जाने जाते हैं, तुलसीदास राम भक्त के रूप में क्यों जाने जाते हैं। फिर लिख सकते हैं दास भक्ति से तुलसीदास क्या सीख देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है करके ऐसे करके आप 7-8 पॉइंट जैसे परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया परिकल्पना क्या है, ठीक है। इस प्रकार आप जो है 8 से 10 पॉइंट पे अपनी परिकल्पनाओं पर प्रकाश डालेंगे। आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा शोध साहित्य समीक्षा। ध्यान देंगे शोध साहित्य समीक्षा, ठीक है। देखिए शोध साहित्य समीक्षा भी करना चाहिए, ठीक है। ध्यान देंगे ये भी एक शोध का महत्वपूर्ण पार्ट है। देखिए साहित्य समीक्षा किसी विषय पर पहले से प्रकाशित कार्यों का अवलोकन है। क्या है, साहित्य समीक्षा किसी विषय पे पहले से प्रकाशित कार्यों का अवलोकन है। किसी भी तरह से साहित्य समीक्षा शोधकर्ता को प्रश्न की तरह विषय पर मौजूदा ज्ञान की एक सामान्य छवि प्रदान करने के लिए होता है। क्या होता है, किसी भी तरह के साहित्य समीक्षा शोधकर्ता को, किसको, शोधकर्ता को, यानी जो रिसर्च कर रहा है शोधकर्ता को प्रश्न की तरह विषय पर मौजूदा ज्ञान की एक सामान्य छवि प्रदान करने के लिए होता है। संबंधित साहित्य की समीक्षा, जिसे सूक्ष्म भाषा में RRL भी कहा जाता है, यानी रिलेटेड रिसर्च लिटरेचर भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो साहित्य समीक्षा प्रकाशित साहित्य को एक व्यापक समीक्षा और विश्लेषण है, जो अध्ययन किए जा रहे किसी विशेष शोध विषय या प्रश्न से संबंधित होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे होता है कि आपके जो भी मान लीजिए शोध साहित्य समीक्षा है वो क्या है, शोध यानी शोधकर्ता जो है वो प्रश्न की तरह मौजूदा ज्ञान को सामान्य छवि प्रदान करने के लिए होता है। यानी आपको उसमें क्या करना है, मौजूदा छवि क्या करना होता है, शोधकर्ता को प्रश्न की तरह मौजूदा ज्ञान को एक सामान्य छवि प्रदान करने के लिए होता है, ठीक है। तो आपको पता चलिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि तुलसीदास की भक्ति भावना आपका शोध शीर्षक है मान लीजिए, तो उसमें वही लिखा जा सकता है प्रस्तुत लघु शोध में तुलसीदास की भक्ति भावना में हम देखते हैं कि भक्ति 3 प्रकार की है। मतलब उन सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं, एक समीक्षा आप उस वहाँ पे देते हैं, जिससे आपको क्या करना पड़ता है, एक प्रश्न की तरह जो है वहाँ पे मौजूदा ज्ञान को सामान्य छवि प्रदान के लिए हो जाता है। आप कम से कम एक पेज में जो है आप साहित्य शोध साहित्य की समीक्षा आप लिखेंगे। ध्यान देंगे
एक पेज में आप जो है उस शोध साहित्य समीक्षा को आप अच्छे से उसको लिखेंगे। जैसा भी आपका शोध का टॉपिक है उस अनुसार जो है आप जो है साहित्य की समीक्षा आप लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये शोध साहित्य समीक्षा हो गई। आगे चलते हैं शोध प्रवृत्ति। देखिए ध्यान देंगे, शोध प्रवृत्ति मतलब देखिए आप जो भी कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई नियम होता है, ठीक है। सारे कार्यों का कुछ ना कुछ करने का नियम या ढंग होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है शोध को करने के लिए कोई एक नियम या उसका जो है तरीका है, विधि है, उसी उसी में जो है आपकी शोध की जो है वो कार्य संपन्न होती है, उसी से ध्यान देंगे। तो आपको ध्यान देना होगा कि आप जो है अगर आप साहित्य से हैं तो आपके शोध करने की कुछ प्रविधियां होती हैं, तो वही है उसी में आपको लिखना होता है कि मान लीजिए इसमें समझा देते हैं इसको। देखिए शोध प्रविधि दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। शोध का अर्थ है खोजना और प्रविधि का अर्थ होता है विधि, ठीक है। शोध प्रविधि दो शब्दों से मिलकर बना है। शोध का अर्थ है खोजना और प्रविधि का अर्थ है ढंग, तरीका। दूसरे शब्द में कहें तो शोध प्रविधि का अर्थ होता है शोध कार्य करने के लिए विशेष नियम या विधि। शोध प्रविधि में हम किसी विषय की जानकारी की पहचान, चयन, प्रक्रिया, विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट प्रक्रिया है। क्या है शोध, क्या है का दूसरे शब्दों में कहें तो शोध प्रविधि का अर्थ होता है शोध कार्य करने के लिए विशेष नियम या विधि। यही शोध प्रविधि में लिखा है, जैसे किस नियम का, किस विधि का प्रयोग करके आपने वो लघु शोध का कार्य जो है संपन्न किया है आपने, ठीक है। वही चीज़ें इसमें आपको लिखना होता है कि किस विधि का प्रयोग करते हुए आपने लघु शोध का कार्य किया। जैसे मान लीजिए कि तुलसीदास की भक्ति भावना आपका शोध शीर्षक है, तो आप लिखेंगे तुलसीदास की जो भी आपके उसमें कार्य लिख देंगे और कम से कम आधा पेज, एक पेज में इसको भी लिखना होता है। एक पेज में लिख देने के बाद आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत लघु शोध में ऐतिहासिक, वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक या विवरणात्मक या विवेचनात्मक जो भी अपने शोध विधि का अपने प्रविधि का प्रयोग किया है, विधि का प्रयोग किया है, उस विधि का आपने है अपने नाम लिख देंगे उसमें और एक पेज में आप पूरा विवरण देते हुए इसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई शोध प्रविधियाँ, ठीक है। तो मतलब ध्यान देंगे कि शोध प्रविधि आप जो है ऐतिहासिक कर सकते हैं, वर्णनात्मक कर सकते हैं, विश्लेषणात्मक कर सकते हैं, विवरणात्मक कर सकते हैं और विवेचनात्मक कर सकते हैं। ये आपके शोध शीर्षक के ऊपर निर्भर है कि कौन सा टॉपिक है। आगे चलते हैं हम शोध के उद्देश्य, ध्यान देंगे शोध के उद्देश्य, नाम से ये स्पष्ट होता है उद्देश्य, ठीक है। देखिए ध्यान देंगे हमारे जीवन में आना कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। और हम पढ़ाई भी करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि हम अच्छे से शिक्षित हो जाएं और ज्ञानी बने, ठीक है। अज्ञान से हम जो है हमारे अंदर अंधकार यानी अज्ञानी तत्व हो जाए वो खत्म हो जाए, अज्ञान रूपी तत्व खत्म हो और ज्ञान तत्व हमारे अंदर शामिल हो। तो जान देंगे कि शोध के उद्देश्य क्या है। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। ठीक उसी प्रकार शोध के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। अगर हम शोध के उद्देश्य की बात करें तो शोध का उद्देश्य संक्षिप्त में बताते हैं कि शोध क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उन उपलब्धियों का सारांश देते हुए शोधकर्ता परियोजना के माध्यम से हासिल करना चाहता है और अध्ययन को दिशा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शोध के उद्देश्य से आशय यह है कि शोध का मुख्य लक्ष्य उस सत्य या तथ्य का पता लगाना होता है जिसमें छिपा हुआ है जिससे अभी तक खोजा नहीं गया है। ध्यान देंगे शोध का उद्देश्य ही होता है कि जो तथ्य छिपे हुए हैं उसको पता लगाना है जो अभी तक खोजा नहीं गया है। कहने का मतलब ये कि शोध करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। शोधकर्ता क्या करता है, वो कोई ना कोई उद्देश्य होता है, खोज के वो नई चीज़, छुपी हुई चीज़ें है उसको बाहर लाने का प्रयास करता है, ठीक है। ये शोध के उद्देश्य होते हैं। तो शोध के उद्देश्य भी आप कम से कम जो है उसको पूरा लिखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए शोध के उद्देश्य में आप कम से कम 8-10 पॉइंट जरूर देंगे कि जैसे मान लीजिए कि जो भी आपका शोध शीर्षक है उसी संबंधित आप, जैसे मान लीजिए तुलसीदास की भक्ति भावना हमने शीर्षक लिया है तो मान लीजिए लिख सकते हैं इसमें पहले बढ़िया से लिखेंगे कि इस संसार में जो कोई भी कार्य करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद तब एक एक पॉइंट करके जो है लिख सकते हैं। उसका इस प्रस्तुत लघु शोध शीर्षक के अनुसार निम्नलिखित शोध निर्धारित किए गए, निम्नलिखित जो है उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे मान लीजिए तुलसीदास की भक्ति पर अध्ययन करना, तुलसीदास की नवधा भक्ति पर जैसे कि परिचित हो सकेंगे, तुलसीदास के भक्ति के प्रकार से परिचित हो सकेंगे। ऐसे करते करते आप जो भी आपका शोध संबंधित टॉपिक है उसी के अनुसार जो है आप शोध के उद्देश्य को लिखेंगे, ठीक है। तुलसीदास के मान लीजिए कि भक्ति से परिचित हो सकेंगे, तुलसीदास के सगुण भक्ति से परिचित, इस प्रकार जो है 8-10 टॉपिक उस पर जो है आप बिंदुओं पर लिख सकते हैं शोध के उद्देश्य। आगे चलते हैं विषय सूची। ध्यान देंगे विषय सूची भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। विषय सूची मतलब क्या है, देखें विषय सूची जो है एक प्रकार का सूची है जो आमतौर पर किसी लिखित कार्य के आरंभ से पहले या पृष्ठ पर लिखी जाती है। इसमें उस लिखित कार्य के अध्यायों के शीर्षकों, उनके आरंभिक पृष्ठ संख्याओं के संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विषय सूची में हम अध्याय, शीर्षक, उपाध्याय, अनुभाग और पृष्ठ संख्या के अनुसार क्रमिक सूची अनुभाग लिखते हैं। विषय सूची का है एक प्रकार का क्या है
एक प्रकार का लिखित कार्य कर आरंभ पर लिखी जाती है, यानी विषय सूची जो है आमतौर पर किसी लिखित कार्य के आरंभ होने से पहले मुख्य यानी पृष्ठ पे जो पहले पृष्ठ पे लिखी जाती है। इसमें उस लिखित कार्य के अध्यायों का शीर्षकों का आरंभिक पृष्ठों की संख्या दी जाती है। यानी जो देखे होंगे आप किताब पे, जिस प्रकार किताब आप कोई किताब खोलते हैं, कोई पुस्तक खोलते हैं, उसमें विषय सूची दिया जाता है और उसके अंदर जो भी क्या है, जो भाग हैं उसके अंदर जो पृष्ठों जो अंदर लिखे गए हैं, ठीक है, उसके सारे अध्यायों का जो है विवरण जो होता है पृष्ठ संख्या के अनुसार दिया गया होता है। यही है विषय सूची, जो आप अपने विषय सूची बनाना होता है कि किस पृष्ठ पे आपने क्या क्या किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निष्कर्ष, ध्यान देंगे निष्कर्ष जो है आपको लिखना होता है। ध्यान देंगे कि निष्कर्ष जो है आप एमए कर रहे होंगे तो निष्कर्ष या उपसंहार अपने उत्तर में, यानी जब आप पेपर दे रहे होंगे तो निष्कर्ष या उपसंहार भी लिखते हैं, तो वही निष्कर्ष है। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या है, आप साधारण भाषा में अगर बात करें तो निष्कर्ष का अर्थ होता है परिणाम का अंत। निष्कर्ष का अर्थ क्या होता है, परिणाम का अंत। ठीक है, या किसी चीज़ का अंतिम भाग। निष्कर्ष मुख्य विचारों का सारांशित, मुख्य विचारों का करता है, सारांशित करता है और पढ़ने वाले को स्वयं को सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं निष्कर्ष किसी शोध पत्र, पुस्तक, निबंध, रिपोर्ट, अन्य किसी अन्य प्रकार के पेपर का अंतिम भाग होता है जो अंत में निष्कर्ष के रूप में लिखा जाता है। शोध क्या होता है भाई, शोध जो है क्या है, शोध किसी चीज़ का अंतिम भाग होता है और मुख्य यानी निष्कर्ष मुख्य विचारों को सारांशित करता है। निष्कर्ष क्या करता है, मुख्य विचारों को, जो भी आपने विचार रखा है उसको सारांशित करता है और पढ़ने वाले को स्वयं सोचने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष किसी शोध पत्र, पुस्तक, रिपोर्ट या किसी अन्य प्रकार के पेपर का अंतिम भाग होता है जो निष्कर्ष के रूप में लिखा जाता है। तो हो गया, तो आप जो भी आपका शोध शीर्षक होगा उसका निष्कर्ष आप जो है आप लिखेंगे एक पेज में। ठीक है, अगला है अंतिम हमारा जो है वो संदर्भ ग्रंथ सूची। ध्यान देंगे संदर्भ ग्रंथ सूची देना अनिवार्य होता है आपके लघु शोध कार्य में, क्योंकि आपने अपना शोध कार्य करते वक्त कहाँ कहाँ से आपने जो है सहायताएं ली हैं और उन सहायताओं के बारे में आपने संदर्भ ग्रंथ सूची में लिखना होता है कि कहाँ कहाँ से आपने सहायता लिया। ठीक है, पत्रों से, इंटरनेट से, प्रमाणिक पुस्तकों से, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना होता है संदर्भ ग्रंथ सूची में। तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि संदर्भ ग्रंथ सूची जो है, अगर संदर्भ ग्रंथ सूची की बात करें तो संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है, एक शोध का अंतिम भाग होता है या शोध कार्य के अंत में स्थित होता है, लिखा जाता है। इस संदर्भ ग्रंथ सूची में हम उन सभी स्रोतों की सूची देते हैं जिनका उपयोग या सहायता अपने शोध कार्य करते समय ली थी। हमने कहा ना अभी कि जो भी आप शोध कर रहे हैं उसकी सहायता आपने कहाँ कहाँ से ली है, अपने शोध कार्य की सहायता कहाँ कहाँ से लिया है, उन्हीं सारे बिंदुओं को आपको लिखना होता है। आपने इंटरनेट से लिया है तो उसको आप अपने संदर्भ ग्रंथ सूची में लिखेंगे, प्रमाणिक पुस्तकों से लिया है तो उसको वहाँ लिखेंगे, पत्रों से आपने सहायता ली है तो उसको लिखेंगे। संदर्भ ग्रंथ सूची में कम से कम 8 से 10 पॉइंट आप संदर्भ ग्रंथ सूची आप बना के लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है पूरा का पूरा आपका जो है लघु शोध के प्रारूप 8 बिंदुओं में हमने देखा। ध्यान देंगे कितने बिंदु में देखा हमने लघु शोध के प्रारूप को, 8 भागों में देखा। प्रस्तावना को देखा आपने, कल्प परिकल्पना को देखा, शोध साहित्य समीक्षा को देखा आपने, शोध प्रविधि को देखा आपने, शोध के उद्देश्य को देखा, विषय सूची को आपने देखा, निष्कर्ष को देखा और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची को आपने देखा। तो आपने 8 लघु शोध के प्रारूप को देख लिया और हमें इसमें बताने का प्रयास ही था कि आप जो है इन 8 बिंदुओं को जो है आप जो लघु शोध के प्रारूप को इन्हीं 8 बिंदुओं के अनुसार जो है आप लघु शोध के प्रारूप को तैयार करेंगे और अपने लघु शोध के कार्य को संपन्न करेंगे। ध्यान देंगे कि अगर आपका विषय हिंदी के अलावा अन्य भी है जिसमें लघु शोध का कार्य लगा होगा तो कार्य सारे जो है इन्हीं लघु शोध के प्रारूप पे किए जाएंगे कि प्रस्तावना पे, परिकल्पना, शोध साहित्य समीक्षा, शोध प्रविधि, शोध के उद्देश्य, विषय सूची, निष्कर्ष और लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची देते हैं। इन्हीं के अनुसार आपका लघु शोध का प्रारूप जो है तैयार होगा इन्हीं 8 बिंदुओं के आधार पर। ध्यान देंगे कुछ विद्यार्थियों के समस्याएं थी कि भाई ऐसे हमारे किसमें क्या क्या लिखा जाएगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया कि आप इन इन बिंदुओं पे अपने क्या क्या लिखना है और उनमें क्या क्या लिखा जाता है। हमने सारी चीज़ों को एक एक करके बताने का प्रयास किया जिसमें आप जो है अच्छे से अपने लघु शोध के प्रारूप को लिखेंगे। ये लघु शोध का प्रारूप जो है वो आपके शोध जो शीर्षक है उसी के अनुसार आपको लिखना है। आपका जैसा शोध शीर्षक होगा उसी प्रकार आपके जो है इन सारे बिंदुओं पर आपने लघु शोध का प्रारूप तैयार होगा। तो ध्यान देंगे कि हमने एक एक करके आपको समझाने का प्रयास किया जिसके माध्यम से आप अपने लघु शोध के प्रारूप को तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अब हम मेन चीज़ पे आते हैं कि ध्यान देंगे कि अब जो है लघु शोध के प्रारूप को आपने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई शंकाएँ रह गई होंगी। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि अब अपने लघु शोध के प्रारूप के अनुसार जो भी हमने प्रारूप बताया 8 जो प्रारूप हैं उन्हीं के अनुसार आप लघु शोध के कार्य को संपन्न करेंगे और अपने उसी संबंधित आपकी मौखिक परीक्षा भी होगी। जानते ही हैं आप कि उससे संबंधित मौखिक परीक्षा भी ली जाती है और अपने उस मौखिक परीक्षा की तैयारी भी उसी प्रारूप के अनुसार अपने लघु शोध के जो शीर्षक है उसी के अनुसार आप तैयारी करेंगे। ठीक है,
तो इस वीडियो के में इतना ही रहेगा, ठीक है। जो बताने का प्रयास था हमने पूर्ण तरह से एक एक करके और विस्तृत जानकारी बताने का देने का प्रयास किया, जिससे आपकी जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएं, ठीक है, और अपने लघु शोध का कार्य सुगमता के साथ कर पाएँ। हाँ, थोड़ी सी ज़रूर लेट में थोड़ी सी वीडियो आई, लेकिन व्यस्तता के कारण, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेट आई, लेकिन हमने सोचा कि जल्दी से हमने प्रयास कर ही रहे थे जल्दी से अपलोड करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, ठीक है। तो ये वीडियो अब जो है आपको पता चल गया होगा क्लासों के प्रारूप में क्या क्या लिखना है। फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में किसी अन्य नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।